नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य काल पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको 2026 वाला जून का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मात्र 1 माह का समय बचा है आपके पास और इस 1 माह में आपको कैसे पूरा सिलेबस पढ़ना है, 10 यूनिट पढ़ना है, ना सिर्फ़ अपने विषय के बल्कि सेकंड पेपर की यानी फर्स्ट पेपर की भी आपको तैयारी करनी है। तो पूरी इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो जो लोग पहली बार साहित्य काल से जुड़ रहे हैं, कृपया करके साहित्य काल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आने वाले समय में आपको जितनी भी यूजीसी नेट में लगी हुई कहानी, नाटक, उपन्यास हैं, उन सभी को हम ऑडियो और वीडियो फॉर्म में आपके लिए लाते रहेंगे। और इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। नाटक वाला वीडियो जो ट्रिक से सब कुछ याद कराने की मैंने कोशिश की है, तो प्लीज़ एक बार आप उसको ज़रूर देखकर ही यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूँ कि अब जो पैटर्न है आपके एग्ज़ाम का, वो कुछ बदल सा गया है। अब आपसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते। यानी जैसे कि विद्यापति हैं, ठीक है? या कोई और भी आपके जो भी फ़ेवरेट लेखक हैं, उनके डायरेक्ट रचनाओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। बल्कि प्रश्न आपसे जो पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, वो पूछा जाता है आपके टेक्स्ट से। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं सिलेबस को, ताकि फिर हम अपनी तैयारी को और भी स्पष्ट करते चलेंगे। ठीक है? तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम अपने सिलेबस को। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इकाई 1 की। इकाई 1 में आपको पढ़ना है हिंदी भाषा और उसका विकास। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे एक-एक पॉइंट तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है। लेकिन मैं आपको ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट में इस पूरे यूनिट को कवर करा सकती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ मात्र आपके आधे घंटे की क्लास में। और आधे घंटे की क्लास अगर आप ईमानदारी से कर लेते हैं, तो यूनिट फर्स्ट हिंदी भाषा और उसका विकास आपका कंप्लीट हो जाएगा और इससे जो भी 2-3 प्रश्न बनते हैं, वो आप आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है भाषा की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ था, जिसमें आप अपनी भारोपीय परिवार की जो भी भाषाएँ हैं, उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। उसके अलावा आपको इसमें यहाँ पर देखेंगे व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप 2025 जून वाला एग्ज़ाम देखें या फिर दिसंबर वाले, आपको प्रश्न मिल जाएँगे, ठीक है? तो भाषा और विकास पर आपको बहुत ज़्यादा अपना समय जो है ना दोस्तों, वो आपको बहुत ज़्यादा अपना समय यहाँ पर खराब नहीं करना है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही होगी तो इस चीज़ को मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? इकाई 2 इकाई 2 हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों। इसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास और आपकी गीता माने जाने वाली जो किताब है, जिसको हमें पढ़ना है आचार्य शुक्ल की। तो अब आपको पता है शुक्ल की किताब 1 माह एग्ज़ाम को बचे हैं, तो हम पूरे बुक को कवर नहीं कर सकते, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं और साहित्य इतिहास को समझ सकते हैं। तो ये यूनिट भी हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर थोड़ा-सा धैर्य बनाकर पढ़ें तब। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है साहित्य इतिहास का दर्शन क्या है, यानी शुक्ल की ही पुस्तक पर आधारित सारी चीज़ें आपको देखनी है, प्लस अभी जो प्रासंगिक हो रही हैं पुस्तकें जिनसे प्रश्न बन रहे हैं नए, उन्हें भी आपको देखना है। तो कम समय में आपको ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, बट उससे पहले दोस्तों आपको थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की विधियाँ क्या रही हैं, काल विभाजन और नामकरण कैसे रखा गया उनका अलग-अलग, रासो साहित्य में क्या-क्या पूछा जा सकता है, हिंदी कविता क्या है, और इसको एक बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए कि जो भी टेक्स्ट आपके आगे के यूनिट में लगे हैं, सभी को रिलेट करके पढ़ेंगे, तो आपके लिए आसान भी हो जाएगा और साहित्य को समझना भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? तो ये आप देख लिए। दूसरा दोस्तों, इसी में आपको हिंदी गद्य विधाएँ यानी साहित्य में हम क्या पढ़ते हैं? आपको पता है ना? साहित्य में साहित्य में हम दोस्तों गद्य, पद्य दोनों पढ़ते हैं।
तो गद्य भी पढ़ना है हमको और पद्य भी पढ़ना है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो गद्य का विकास कब से हुआ, पद्य का विकास कब से हुआ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब गद्य में आपके नाटक, कहानी, उपन्यास आते हैं। पद्य में आपकी जैसे हुआ दोहा, चौपाई, छंद, है ना? रासो साहित्य हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप पद्य में पढ़ते हो। तो इन सब का विकास कब से हुआ, ये सारी चीज़ें जब आप रिलेट करके पढ़ोगे ना, तो बड़ा आसान सा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? ये सब तब आपके लिए बहुत क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये है आपको सिलेबस समझने का और सिलेबस सॉल्व करने का तरीका। हालाँकि अभी तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है, पर दिसंबर वालों के लिए हम और भी बढ़िया सा वीडियो ले आएँगे जिसमें हम एक-एक की पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे। बट ये भी स्पेसिफिक रूप से जो हमारे 2026 जून के विद्यार्थी हैं, उनके लिए है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सक रहे हैं नाटक, उपन्यास, कहानी और आपका एक और इम्पोर्टेंट है निबंध और आलोचना। निबंध और आलोचना ये भी आपको पढ़ना है। तो उपन्यास हो गया, कहानी, नाटक, निबंध और आलोचना ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और इसी से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, अगर आप उसे पढ़ते चलेंगे तो बहुत आसानी से आप प्रश्नों को हल कर लेंगे, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। देखिए, अब बात करेंगे हम इकाई 3 की। तो इकाई 3 है दोस्तों आपका साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में आपको पढ़ना है काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। ये बहुत ही टफ यूनिट माना जाता है साहित्य के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों इस पूरे यूनिट को हम बहुत ही आसान भाषा में कंप्लीट करेंगे आपके लिए। बहुत ही आसान-आसान से ट्रिक बनाकर लाएँगे, जिससे ना सिर्फ़ आप संप्रदायों को याद कर सकें सिद्धांतों को याद कर सकें, बल्कि असल मकसद क्या है साहित्य शास्त्र का, यह भी आप समझ पाएँगे। तो बस आपसे इतनी ही गुज़ारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट यूनिट हमारा यूनिट नंबर 4 क्या है। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए और आपको अच्छी तरीके से याद भी होना चाहिए, ठीक है? आइए देखते हैं यूनिट 4। तो ये बहुत छोटा-सा यूनिट आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है? इसमें हम पढ़ेंगे वैचारिक पृष्ठभूमि। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि में क्या साहित्य की भूमिका थी? यानी साहित्य ने ऐसा कौन-सा पृष्ठभूमि तैयार किया जो भारतीयों के नवजागरण से संबंधित था या स्वाधीनता आंदोलन में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसे हम हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके जैसे गांधीवादी दर्शन से पूछे जाते हैं, अम्बेडकर दर्शन से पूछे जाते हैं ना, तो ये सारे प्रश्न आपके हल हो जाते हैं, तो इससे भी 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो कोई भी यूनिट आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते यानी उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। आइए देखते हैं यूनिट 5 इकाई 5 तो ये यहाँ से इकाई 5 से दोस्तों शुरू हो जाता है आपका टेक्स्ट। आप इकाई 5 से शुरू होती है हिंदी कविता। हिंदी कविता यानी पद्य साहित्य। अब जब आप साहित्य का इतिहास पढ़ रहे होंगे तो आपको पद्य साहित्य पढ़ना ही है। उसी के साथ-साथ आपको ये टेक्स्ट भी पढ़ते रहना है। यानी जब आप आदिकाल जब आप यानी कि जब आप आदिकालीन साहित्य पढ़ रहे होंगे तो पृथ्वीराज रासो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसका रेवा तट आपको कंप्लीट करना है। रेवा तट पढ़ते समय ही आप आदिकालीन साहित्य का इतिहास भी पढ़ लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे आपको इंटरलिंक करके पढ़ना है। क्या करना है दोस्तों? आपको थोड़ा-सा आपको चीज़ों को जोड़ करके, इंटरलिंक करके पढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या-क्या टेक्स्ट लगे हैं, इनको भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन-कौन सा पद्य साहित्य हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल है। तो सबसे पहले आपने देख लिया पृथ्वीराज रासो का रेवा तट आपको पढ़ना है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ आपको पढ़नी है और मुकरियाँ पढ़नी है। खूब पूछे जाते हैं प्रश्न इससे, ठीक है? खूब, खूब पूछे जाते हैं। तो याद रहना चाहिए आपको। दूसरा क्या है विद्यापति की पदावली, इसका जो संपादक किया था डॉक्टर नरेंद्र झा जी ने। पद संख्या 1 से 25 मात्र 25 पदों के ही बारे में आपको पढ़ना है। और देखिए ये सारे जो चीज़ें अभी आप पढ़ रहे हो जैसे पृथ्वीराज रासो, अमीर खुसरो, विद्यापति ये सभी अभी प्राचीन साहित्य के इतिहास से ही संबंधित है यानी जिसे हम आदिकालीन पद्य साहित्य कहते हैं। तो ऐसे ही आपको इंटरलिंक करके पढ़ना है। कबीर से पढ़ना है आपको 160 से 209 पद पढ़ने हैं। तो कहाँ से किस पुस्तक से? संपादन जिसका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, ठीक है? थोड़ा-सा मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको आगे समझ में आए। दूसरा है दोस्तों जायसी ग्रंथावली।
यह भी संपादक जिसका रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, और इसका मात्र आपको नागमती वियोग खंड पढ़ना है, जिससे आपके यूजीसी नेट में पूछा जाएगा। तो ये तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। साथ ही साथ आप जायसी ग्रंथावली जब पढ़ रहे होंगे तो जायसी के बारे में भी पढ़ेंगे। इनकी और कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे इनका थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ते हुए इनकी प्रमुख साहित्यिक विधाएं जिन पर इन्होंने कार्य किया था, ये भी हम देखते चलेंगे। तो ये सभी आदिकालीन साहित्य से ही जुड़े हुए हैं, पद साहित्य से, ठीक है, पद्य साहित्य से। तो उम्मीद है आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा अगला हमारा क्या है टेक्स्ट, वो है सूरदास का भ्रमर गीत सार, जिसमें पद संख्या 21 से 70 पढ़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपादन का ही ये जो पुस्तक है उसी से, ठीक है। तुलसीदास जी का मानस, उसमें उत्तरकांड आपको पढ़ना है। बिहारी सतसई, जिसकी संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया है, इसमें 1 से 50 दोहा आपको याद होना चाहिए। अब मैं बार बार आपको ये चीज नहीं बताऊंगी कि आप जो पढ़ रहे हो उस लेखक के बारे में जानिए, कि ये देखिए साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते नाते आपको ये चीजें पता ही होनी चाहिए कि हम जिस साहित्यकार को पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा-सा उसका परिचय ज़रूर जान लें, ठीक है? तो उसका परिचय भी हमें पढ़ते चलना है। अगला दोस्तों देख लीजिए आप यहीं पर, अगला है घनानंद कवित्त। घनानंद कवित्त है जिसमें जिसका संपादन विश्वनाथ मिश्र जी ने किया है। तो विश्वनाथ मिश्र जी के बारे में भी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के बारे में भी, इन लोगों के बारे में भी आपको देखते चलना है। ठीक है, तो हमारा सिलेबस बहुत छोटा नहीं है, बट इसको छोटा बनाया जा सकता है थोड़े मजेदार ट्रिक का इस्तेमाल करके, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, बहुत अच्छे से इंटरलिंक करके जब हम चीजों को पढ़ेंगे तो हम अपने सिलेबस को ना सिर्फ छोटा करेंगे बल्कि गागर में सागर वाला जैसा काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 से 30 कवित्त आपको पढ़ने हैं। अब मीरा के बारे में आपको पढ़ना है, प्रारंभ से 20 पद पढ़ने हैं विश्वनाथ त्रिपाठी के संपादन वाली पुस्तक से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास, तो अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे ना तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ये हो गया। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, साकेत का नवम स्वर्ग, जयशंकर प्रसाद का आंसू कामायनी, इसका तीनों सर्ग आपको पढ़ना है, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा स्वर्ग। वहीं पर निराला की जूही, कली जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु, ये चीजें आपको पढ़नी है। तो ये है आपकी। और इधर आप जैसे ही बढ़ते चले जाएंगे, छायावाद युग आ गया है, आप देख सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत हो गए, महादेवी वर्मा प्रसाद, तो इन सभी की रचनाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर लगी हैं। सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन है ना, सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन है, और प्रथम रश्मि, महादेवी वर्मा का बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, और ये बहुत ही पॉपुलर, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, ये सारे टेक्स्ट आप अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ कम समय में मैं आपको सिलेबस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, रश्मिरथी, और उर्वशी की तृतीय अंक आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। फिर नागार्जुन, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, कलगी बाजरे की यह दीप अकेला, हरि घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा कितनी नावों में कितनी बार। तो ये सारी कविताएं यहाँ पर लगी हुई हैं जिसे आपको पढ़ना है, और ये जितनी छोटी कविता उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए, जिससे प्रश्न बहुत पूछा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र के इससे सतपुड़ा के जंगल से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, गीत फरोश से। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ना सिर्फ कविता याद होनी चाहिए बल्कि कविता के बारे में लेखक ने किन किन दृश्यों को उजागर किया है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मुक्ति बोध का भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एक एक कविता आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट अब आपको यहीं से डर लगने लगा होगा, अरे यार इतना बड़ा सिलेबस कैसे पढ़ेंगे। यकीन रखिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं अगर आप डेली क्लास लेते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं तो। बाकी आपके ही ऊपर है, सिलेक्शन आपको ही लेना है, और आपको ही जो भी बनना है जीवन में ये खुद आप ही तय करते हैं। अगर आज आप वो काम करना शुरू कर देंगे तो एक दिन आप देखेंगे खुद को बेहतर से बेहतर पाते हुए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इकाई 6। तो इकाई 6 से लेकर के आगे के जो हमारे यूनिट्स हैं उनके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं समझाने में सफल रही होंगी। फिर भी अपने कमेंट्स और अपने सुझाव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।